खालिस्तान एक ऐसा लफ्ज है जो इंडिया के अंदर एक और पार्टीशन करवा सकता है। पिछले कुछ दिनों की डेवलपमेंट्स के मुताबिक इंडिया के अंदर एक अलग मुल्क की मांग बहुत बढ़ती जा रही है। ये अमृतपाल सिंह कौन है और ये कहां से आया और थोड़े टाइम में कैसे इतना फेमस हो गया। आज का टॉपिक हमारा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस पे बात करना बहुत जरूरी है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अवैस साकी और आप देख रहे हैं स्पीक्स लाउड। हक बोलो, सच बोलो और डटकर बोलो। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हम बात कर रहे हैं खालिस्तान मूवमेंट की। हम सबसे पहले बात करेंगे अमृतपाल सिंह की कि अमृतपाल सिंह कौन है और वो वापस इंडिया आते ही इतना जल्दी कैसे फेमस हो गया। अमृतपाल सिंह के बारे में बात करने से पहले हमें थोड़ा पास्ट में जाना पड़ेगा और हम बात करेंगे दीप सिद्धू की, जो कि फार्मर प्रोटेस्ट के दरमियान बहुत ज्यादा फेमस हुआ और उसने बहुत सी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स भी दी। और उसके साथ साथ जब दीप सिद्धू का उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई वारिस पंजाब डे के नाम से, ये एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन थी। और फिर देखते ही देखते दीप सिद्धू का कत्ल हो जाता है और वो एक्सीडेंट के अंदर मारा जाता है। इसी दौरान अमृतपाल सिंह जो कि दुबई के अंदर रह रहे होते हैं और वहां पे टैक्सी चलाते हैं, ये 29 साल नौजवान दुबई से वापस आता है इंडिया और इंडिया आने के साथ ही वारिस पंजाब डे ऑर्गेनाइजेशन का हेड बन जाता है और इसको रन करता है। इसको वापस आते ही पंजाब के लोग इसको सर आंखों पे बिठाते हैं और जो यहाँ के लोग होते हैं, जो नौजवान होते हैं, वो इसको अपना लीडर मानने लगते हैं और एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग इसके साथ निकलते हैं और ये चंद ही कुछ ही टाइम के अंदर ये बहुत ज्यादा फेमस हो जाता है और लोग इसको एक मैसिव सपोर्ट देने लग जाते हैं। अब हम बात करते हैं अमृतपाल सिंह, जिसको 6 माह पहले तक कोई जानता नहीं था। जैसे ही वो इंडिया वापस आता है और उसके बाद वो अचानक से इतना कैसे फेमस हो जाता है। उसके एक सपोर्टर को लवप्रीत एके तूफान, उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसके बाद अमृतपाल क्या करता है, अपने बहुत सारे सपोर्टर्स के साथ और लोगों के साथ, संगत के साथ मिलकर जाता है पुलिस स्टेशन पर, धावा बोलता है और उन्होंने तलवारें निकाली होती हैं और फिर पुलिस इस पोजीशन पे आ जाती है निगोशिएशन करने पे और पुलिस फिर ये सारे जो है वो इनको काम करने के लिए पुलिस ये उनसे एग्री करती है कि हम तूफान को रिलीज कर देंगे। अब आपको स्टोरी सुनाते हैं अमृतपाल सिंह की। 6 माह पहले तक जिसको कोई जानता नहीं था, वो इंडिया से दुबई से वापस आता है इंडिया में और 6 माह के अंदर ही वो पूरी तरह फेमस हो जाता है और वहां पे हर शख्स मीडिया में उसके बारे में बात होने लगती है। वो सबसे पहले आता है और अपनी पहचान करवाता है प्रो खालिस्तानी लीडर के तौर पे। वो खालिस्तान का जिक्र करता है, वो सिखों के हकूक का जिक्र करता है, वो उनकी शिनाख्त का जिक्र करता है और देखते ही देखते वो लोगों के अंदर फेमस होना शुरू हो जाता है। लोग इसको भिंडरवाला 2.0 भी कह रहे हैं। वजह कि इसने भी वही रास्ता अख्तियार किया और उसी तरीके से बात कर रहा है, उसी तरीके से काम कर रहा है और इस टाइम सबसे ज्यादा जो काम कर रहा है वो मंशियात के अगेंस्ट कर रहा है और मंशियात ग्रुप्स जो इंडिया के अंदर एक्टिव है, पंजाब के अंदर एक्टिव है, उनके अगेंस्ट काम कर रहा है। जो भिंडरवाला था उसने भी काम यहीं से शुरू किया और इसने एक स्टेटमेंट भी दी आते हुए कि अगर जो है वो सिखों के राइट्स की हिफाजत ना की गई और सिखों को उनके राइट्स ना दिए गए तो होम मिनिस्टर का हाल वही हुआ होगा जो इंदिरा गांधी का हुआ था। और ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और इसने अपनी वो क्लियर कर दिया कि इसका रास्ता कौन सा होगा। उसके बाद जो एक मेन वाकया होता है कि अंजाला पुलिस स्टेशन के अंदर इसके एक सपोर्टर जो कि लवप्रीत एके तूफान को उठाया जाता है और उसके बाद ये और इसकी बहुत सारी संगत मिलकर पुलिस स्टेशन पर हमला करते हैं, दावा बोलते हैं और इनके हाथों में नंगी तलवारें होती हैं। उसके बाद जो है वो पुलिस इनके साथ निगोशिएशन करती है और निगोशिएशन करने के बाद वो इसके दोस्त तूफान को रिलीज करने पर एग्री हो जाती है। तो इस तरह के वाकयात के बाद भी पुलिस ने अभी तक अमृतपाल सिंह के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया, ना ही गवर्नमेंट ने उसके अगेंस्ट कोई एक्शन लिया है। चैप्टर 2, खालिस्तान मूवमेंट का जन्म। कुछ लोग समझते हैं कि खालिस्तान का जन्म इस मूवमेंट का 1980 के अंदर हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। ये उससे बहुत पहले जन्म हो चुका था जब ब्रिटिश आए हिंदुस्तान के अंदर और जब उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई। जब शुरू के अंदर उनको बहुत ज्यादा मार पड़ी गई, सारे लोग जब यूनाइट थे तो उन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, डिवाइड एंड रूल। और उसके साथ साथ उन्होंने मुसलमानों को, सिखों को, हिंदुओं को एक दूसरे से डिवाइड किया ताकि उन पर रूल करना आसान हो और फिर उन्होंने रूल करके दिखाया। जब पार्टीशन की बात आई तो सबसे पहले सिख इस बात की हमायत में थे कि जब अंग्रेज निकल रहे थे यूनाइटेड इंडिया की, लेकिन जब मुसलमानों ने अपने अलग देश की एक जो है वो मुतालबा किया तो फिर साथ ही सिखों ने अपने लिए भी अलग मुल्क का मुतालबा कर दिया। क्योंकि जो हिंदू थे उनको हिंदुस्तान मिल रहा था, जो मुस्लिम थे उनको पाकिस्तान मिल रहा था, तो सिखों ने भी मुतालबा कर दिया कि हमें भी सिखिस्तान दिया जाए। लेकिन उस टाइम पे जो जवाहरलाल नेहरू ने सिखों की जो लीडरशिप थी इनके साथ कमिट किया कि आपको हम एक अलग स्टेट का दर्जा देंगे और आपके लिए जो हमारे आइन के अंदर एक स्पेशल अलग स्टेट और पावर्स होंगी। लेकिन उसको बाद में आगे चलकर नहीं माना गया और फिर इस तरह के मामला खराब होते चले गए। 1966 के अंदर भी पंजाब का जो नक्शा कुछ इससे पहले और था। 1966 के अंदर भी इसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, हिमाचल प्रदेश के अंदर, हरियाणा के अंदर और बाकी
पंजाब के अंदर। जब ये 3 हिस्सों में डिवाइड हो गया तो वहां पर भी सिखों को बहुत ज्यादा इसके ऊपर तहफुजात थे। फिर आता है 1971, जहां पर ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान अलग होता है और बांग्लादेश का जन्म होता है, जिसके अंदर इंडिया सपोर्ट करता है बांग्लादेश को और मक्ती बानी को, और फिर इस तरीके से बांग्लादेश का वजूद आता है और पाकिस्तान टूट जाता है। तो उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जुल्फकार अली भुट्टो, और जुल्फकार अली भुट्टो एक जगह पे कहते हैं कि हम इंडिया से इसका बदला जरूर लेंगे और इंडिया की कोख से भी एक नया बांग्लादेश निकलेगा। इस वजह से जब भी खालिस्तान मूवमेंट की बात होती है तो वहां पे इसके पीछे इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया जाता है। और वैसे भी हमारे दोनों मुल्कों के अंदर ये बात बड़ी कॉमन है, यहाँ पे कुछ भी हो आपको कोई लॉजिक नहीं चाहिए, कोई उसके लिए जो है वो आपको प्रूफ नहीं चाहिए, आप दूसरे मुल्क पे इल्जाम लगाते हो और आपके लोग वो मानते हैं, उस ओपिनियन को बाय करते हैं। हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं। 1971 के अंदर न्यूयॉर्क टाइम के अंदर एक ऐड दिया जाता है जिसके अंदर सबसे फर्स्ट टाइम जो है वो जिक्र आता है खालिस्तान वर्ड का, और यहां से लफ्ज खालिस्तान और ये मूवमेंट एक स्टार्ट होती है। उसके साथ साथ फिर ये आगे जब मूवमेंट बढ़ती जाती है, इसके ऊपर बहुत सारी डेवलपमेंट होती है। सिखों के जो वहां पे अकाली दल जो उनकी पार्टी होती है वो हुकूमत में आती है, लेकिन किसी भी बार उसको हुकूमत पूरी नहीं करने दी जाती और उनको ये कहा जाता है कि नाअहल करके जो है वो उनको समझाया जाता है, कि समझा जाता है वहां पे कि ये नाअहल है, और उनके बारे में इस तरीके से प्रिटेंड किया जाता है। और फिर करते कराते जो है वो अकाली दल, कांग्रेस अकाली दल को हरा देती है और कांग्रेस हुकूमत के अंदर आ जाती है। लेकिन उस टाइम तक भी वो अकाली दल की पावर को तोड़ नहीं पाते, तो उसके लिए वो वही काम करते हैं। वो अपने लिए वो देखते हैं कि पंजाब के अंदर हम ऐसा कोई रहनुमा, ऐसा कोई लीडर तैयार करें जो मजहबी भी हो, जो सिखों का आइकॉन भी बने, लेकिन वो कांग्रेस को सपोर्ट करता हो। तो वो सबसे पहले अपना दाव लगाते हैं जरनैल सिंह भिंडरवाला पे। भिंडरवाला उसका गांव होता है, तो इस वजह से वो मशहूर हो जाता है भिंडरवाला के नाम से, और उसको कांग्रेस तैयार करती है और उनको कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है। और जब भिंडरवाला को सपोर्ट मिलती है तो वो आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज्यादा एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और एक्टिव होने के साथ साथ बहुत सारी जगहों पे वो लोगों का कत्ल भी करता है, बहुत ज्यादा वायलेंस भी होता है, लेकिन उसको कांग्रेस की पूरी सपोर्ट होती है और कांग्रेस उसको किसी भी जगह पे गिरफ्तार नहीं करती। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, फिर जब एक जगह पे जाके वो शख्स को मारता है, जब मर्दमशुमारी हो रही होती है, तो वो जो एक न्यूज़पेपर का एडिटर होता है वो लिखता है कि जो अगर आप यहाँ पे हिंदी बोलते हैं तो आप हिंदी लिखें, जबकि भिंडरवाला ये कहता है कि सब लोग ऐसा पंजाबी अपनी जुबान लिखवाएंगे ताकि पंजाब की पहचान अलग बन सके। तो वो जाके उसको मार देता है, और उसके बाद जो है वो हिंदुओं के अंदर भी बहुत ज्यादा नफरत पैदा होती है और वो फिर कांग्रेस के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर बनाते हैं। तो उसको फर्स्ट टाइम अरेस्ट किया जाता है। जब उसको अरेस्ट किया जाता है तो उसके बाद उसके सपोर्टर पूरे पंजाब भर से निकलते हैं, जो कि कांग्रेस की तवक्कुआ से बहुत ज्यादा होते हैं, और उसके दरमियान वायलेंस होता है और 15 लोग मारे जाते हैं। उस वायलेंस को रोकने के लिए फिर जो पुलिस है, पंजाब पुलिस भिंडरवालों को रिहा कर देती है, और रिहा करके उस वायलेंस को उस टाइम के लिए वक्ती तौर पर खत्म किया जाता है। चैप्टर 3, ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब हम बात करते हैं, जब जेल से निकलता है भिंडरवाला तो उसके बाद उसको अकाली दल की सपोर्ट होती है, क्योंकि अकाली दल का भी मकसद यही होता है। और अकाली दल उस टाइम क्योंकि भिंडरवाला बहुत फेमस हो चुका होता है, तो अकाली दल भी जाके भिंडरवाले के साथ हाथ मिला लेते हैं और उसको सपोर्ट करने लग जाते हैं। लेकिन भिंडरवाले का मकसद उनसे कहीं ज्यादा होता है, और ये दोनों मिलकर जो है वो धर्मपुर मोर्चा के नाम से अपना स्टार्ट करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर वो मिलिटेंट्स ग्रुप बनाते हैं, लोगों को उसके अंदर ऐड करते हैं, पंजाब के नौजवानों को लेके आते हैं। और फिर इसके बाद वो बहुत सारी जगह पे जो इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक वो लूट खसूट भी करते हैं, वो चोरियां भी करते हैं, वो हाईजैकिंग में भी होते हैं, और फिर वो बहुत ज्यादा हिंदुओं के अगेंस्ट वो लड़ाइयां भी कर रहे होते हैं, और राइट्स भी हो रहे होते हैं, और दंगे फसाद भी हो रहे होते हैं। और एक फिगर के मुताबिक इस 80s के अंदर 22,000 लोगों का कत्लेआम हुआ, जिसके अंदर 12,000 आम लोग थे और सिविलियन थे। और इस सारे दौरान के अंदर भिंडरवाला अपने आप को जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बना लेता है, और इवन वो काली दल की भी बातों से आगे निकल जाता है, और वो अपनी ही मर्जी कर रहा होता है और अपनी बातें मनवा रहा होता है। इस सारे टाइम के दौरान भिंडरवाला जाके गोल्डन टेम्पल के अंदर बैठ जाता है, अकाल तख्त के अंदर, और वहां से वो अपने सारे ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, ताकि लोगों को और उसका ये ख्याल होता है कि यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट हो, कम से कम गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसने की हिम्मत नहीं करेगी, और यहाँ पे ना कोई आएगा। इस सारे टाइम के अंदर भिंडरवाला बहुत ताकतवर हो जाता है, और उसके लोगों की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है। और यहाँ पर एक मेजर रिटायर्ड जनरल होते हैं शाहबेग सिंह, जो आते हैं और उनके लोगों को ट्रेन करते हैं। ये वही शख्स होता है जो 1971 के अंदर मक्ती बानी के लोगों को ट्रेन करता है, और गुरिल्ला वार का ये एक्सपर्ट होता है, और इसी तरीके से उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन करता है। जो आपने गड़ा किसी के लिए खोदा था 1971 के अंदर, वही अब आपके सामने आ रहा है। और उनके लोगों को जब प्रॉपरली ट्रेन करता है और उनके पास प्रॉपर हथियार होते हैं, तो फिर आता है वो दिन जब
ऑपरेशन ब्लू स्टार का फैसला किया जाता है और उस फैसले को करती हैं प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। 6 जून 1984 के अंदर गोल्डन टेम्पल पे प्रॉपर हमला किया जाता है। ये ऑपरेशन स्टार्ट तो 3 जून से किया जाता है और वहां पे पूरे पंजाब के अंदर कर्फ्यू लगा दिया जाता है और उस कर्फ्यू लगाने के बाद वहां पे गोल्डन टेम्पल की तरफ जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी काट दी जाती है, वहां पे जो पानी सप्लाई होती है वो भी काट दी जाती है और उसके बाद मोबाइल की जो सप्लाई होती है वो सारी चीजें काट दी जाती हैं कि ये लोग जो है वो खुद ही सरेंडर करेंगे और बाहर आ जाएंगे। लेकिन ये उस आर्मी और फौज की जो है वो माइंड सेट से और उनकी जो है वो उन्होंने जो गेस किया होता है, लगाया होता है, जो उनकी इंटेलिजेंस होती है वो टोटली तौर पे गलत होती है और उससे कहीं ज्यादा ये लोग पावरफुल होते हैं। फिर आती है 6 जून जब वहां पे ये लोग 3 तरफ से हमला करते हैं गोल्डन टेम्पल के अंदर और सुबह के 4:30 तक ये अकाल तख्त पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। इस सारे टाइम के दौरान भिंडरवाला के लोग भी आगे से फायरिंग करते हैं, शदीद लड़ाई होती है और इस सारे टाइम के दौरान आर्मी और फौज के लोग बहुत ज्यादा नुकसान वो भी उठाते हैं और ये सारे लोग मारे जाते हैं और आर्मी अपना कब्जा जमा लेती है। लेकिन इस सब के दौरान जो सबसे डेंजरस चीज होती है वो ये होती है कि गोल्डन टेम्पल का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और वहां पे अकाल तख्त पर और गोल्डन टेम्पल पर जब लोगों को पता चलता है कि वहां पर भी गोलियां चलाई गई हैं, वहां पर भी डैमेज हुआ है, तो पूरी दुनिया के अंदर जो सिख कौम होती है वो जो है वो भड़क उठती है और वो इस सारी मूवमेंट का जो है वो हिस्सा बन जाती है और पूरी दुनिया के अंदर इसके खिलाफ जो है वो आवाजें उठना शुरू हो जाती हैं। 3 अक्टूबर 1984 के अंदर जब वहां से आर्मी वापस आती है तो इस सारे टाइम के दौरान जो जो सिख हजरात वहां पे गोल्डन टेम्पल पे जाते हैं उसके बाद जाके देखते हैं वो सारे एक गुरु जी की कसम खा के जरूर कहते हैं कि या तो इसके जिम्मेदारों को हम जो है वो कत्ल करेंगे या उनको कत्ल करने की कोशिश में हम जो है वो शहीद हो जाएंगे। और सिखों के बारे में सब जानते हैं कि जब वो कुछ करने की ठान लेते हैं तो वो उसके पीछे पड़ जाते हैं और फिर वो पंजाब के अंदर फिर पूरे हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा राइट्स होते हैं और बहुत ज्यादा हिंदुओं को और बाकी मजाहिब के लोगों को मारा जाता है, आर्मी के लोगों को मारा जाता है। और इसका सबसे पहला जो वो आता है कि यहाँ पे आर्मी के अंदर 4000 सिख अफसरान जो हैं वो बगावत कर देते हैं और अपने सीनियर अफसरान को कत्ल करके वहां से वो वापस हरियाणा पहुंचने की कोशिश करते हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे सिख एमपीएज एमएलएज वहां से इस्तीफे देते हैं और वापस हरियाणा पहुंचते हैं और जो कि पंजाब की सियासत के अंदर और हिंदुस्तान की सियासत के अंदर किसी बोलचाल से कम नहीं होता। उसके बाद अगर बात करें तो फिर वो दिन आता है जब प्राइम मिनिस्टर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर को इस वजह से उनके सिख बॉडीगार्ड असैसिनेट कर देते हैं और उनको 34 गोलियां मारी जाती हैं और उसके नतीजे में इंदिरा गांधी असैसिनेट हो जाती हैं। जिसके बाद और राइट स्टार्ट हो जाते हैं, फिर हिंदू भी घरों से निकलते हैं और वो बंबई के अंदर दिल्ली के अंदर जितने वहां पे सिख होते हैं उनके घरों को जलाते हैं, उनकी दुकानों को जलाते हैं, उनका जो है वो टैक्सी रिक्शे उनके वो सब जलाते हैं और वहां पे कत्लेआम शुरू होता है और फिर वहां पर 11 से 12 हजार के करीब लोगों का कत्लेआम किया जाता है। और उसके उस सारे काम के दौरान वो कहा जाता है कि वहां पे ना तो उनको कोई पुलिस रोकती है ना वहां पे किसी को कोई रोका जाता है, जिस वजह से ये राइट्स और ज्यादा बढ़ते जाते हैं। 40 साल गुजरने के बाद जब खालिस्तान का नाम कुछ मदम पड़ गया था, आज दोबारा से पिछले 6 माह के अंदर तमाम लोगों की जुबानों पे खालिस्तान का नाम है। एक इससे पीछे जो किसान मूवमेंट चलाई गई, जो किसानों के ऊपर जुल्म ज्यादती की गई, उस वजह से वो जो प्रोटेस्ट हुए और अब यहाँ से अमृतपाल सिंह का वापस आना और वापस आके भिंडरवाला 2.0 के नाम से जाने जाना और उसी तरीके से उस मूवमेंट को लेकर चलना। अगर हम भिंडरवाला के डिफरेंट जो उसने इंटरव्यूज दिए हैं उसकी बात सुने तो उसका यही कहना है कि हम वायलेंस नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हमारे सिखों के राइट्स दिए जाएं, हमारी आइडेंटिटी दी जाए, हमारे हमसे जो राइट्स का वादा किया गया है वो दिए जाएं, जो सेंटर की बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो खत्म की जाए और पावर हमारे लोगों को दी जाए ताकि वो अपने फैसले कर सकें। और ये उनकी मांग है और वो कहते हैं इन मांगों को अगर सीधे तरीके से पूरा ना किया गया तो फिर हम किसी भी हद तक जाएंगे और किसी भी हद तक जाकर फिर जो है वो इसमें उन्होंने डायरेक्ट होम मिनिस्टर को कत्ल करने की भी धमकी दे डाली। और क्या इंडिया इस तरह के राइट्स अफोर्ड कर सकता है दोबारा? जितना कत्लेआम इंसानियत ने देखा था इससे पहले 1980s के अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा यही हिसाब है कि हम जो है वो जब मसला होता है उस पर आंखें बंद कर लेते हैं। ये दोनों मुल्कों की मैं बात कर रहा हूँ और जब वो मसला बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर उसके ऊपर जो है वो जाके हम कोई एक्शन लेते हैं, तब तक बहुत सारा नुकसान हम उठा चुके होते हैं। और इंडिया के अंदर भी खास आदत यही है कि जो भी कोई चीज होती है वहां पे छोटी छोटी कोई चीज होती है वो इल्जाम उठा के पाकिस्तान के ऊपर लगा देते हैं। लेकिन आज करंट सिचुएशन के अंदर पाकिस्तान किसी भी चीज के अंदर इन्वॉल्व बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि जो यहाँ पे अपने हालात हैं पाकिस्तान के, पाकिस्तान अफोर्ड ही नहीं करता किसी चीज के अंदर इन्वॉल्व होना। और वैसे भी जब तक आपके घर के अंदर जो है वो लोग आपसे नाराज ना हो, घर के अंदर के लोगों को आपने नाराज ना किया हो, तब तक ये चीजें नहीं हो सकती। बांग्लादेश के अंदर भी यही हुआ कि वहां पे लोग नाराज थे, पाकिस्तान से नाराज थे, तो फिर इंडिया की सपोर्ट के साथ वो अलग मुल्क बना।
अगर पाकिस्तान के अंदर भी कोई तहरीक चलती है, जब तक यहाँ के लोग उसमें इन्वॉल्व ना हो, बाहर से आके कोई उसका हेल्पिंग हैंड नहीं बन सकता। और कहते हैं कि जब अपना घर शीशे का हो तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते। हमारे अपने बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं, हम उनके अंदर उलझे हुए हैं। और इंडिया को भी ये सीखना चाहिए कि आप भी, बहुत सारी स्टेट्स हैं, बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट मजहब है वहां पे, तो आपको भी दूसरे मुल्कों के कामों में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ताकि कोई आपका जो जब टाइम आए तो आपके अगेंस्ट कोई भी ना खड़ा हो। अगर आज आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।